दोस्तों, हमारा मध्यकालीन इतिहास किसी न किसी के साथ अन्याय करता आ रहा है। भारत में मौजूद मुगलों को लोहे के चने चबाने वाले शेर शाह सूरी की कहानी भी इसी अन्याय का एक हिस्सा है। शेर शाह सूरी हमें मध्यकालीन इतिहास में बहुत धुंधले दिखाई देते हैं। शायद इसकी वजह ये रही हो कि उन्होंने भारत की भूमि पर सिर्फ 5 वर्षों तक ही राज किया और उनके मौत के लगभग 10 सालों के भीतर उनके वंश सूरी वंश का भी पूरी तरह से खात्मा हो गया। मगर शेर शाह सूरी की जीवनी लिखने वाले कई इतिहासकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक शेर शाह सूरी का शासन भले ही सिर्फ 5 वर्षों का रहा हो, लेकिन शासन करने की बारीकी और क्षमता, मेहनत, न्यायप्रियता, निजी चरित्र के खरेपन, हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की भावना उन्हें एक महान राजा बनाती है। उनका जन्म 1472 में दिल्ली सल्तनत के सासाराम, जो आज के बिहार का हिस्सा है, वह हुआ था। शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद था। वे पश्तून अफगान से ताल्लुक रखते थे। उनके दादाजी इब्राहिम खान सूरी भारत में घोड़े का व्यापार किया करते। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर लोदियों का राज हुआ करता। एक दिन इब्राहिम खान के काम से खुश होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर खान ने हरियाणा में मौजूद नरनौल की जहागीरदारी उन्हें सौंप दी। वक्त बीतता गया और आगे चलकर इब्राहिम खान के बेटे हसन खान ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद हर पिता को होती है। हसन खान ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक कदम आगे बढ़कर खवाजपुर, सासाराम और हाजीपुर की जहांगीरी प्राप्त कर ली थी। हसन खान की कुल मिलाकर 8 बीवियां थी, जिनसे उन्हें कई संतानें थी और इन्हीं में से एक थे फरीद यानी शेर शाह सूरी। बचपन से ही शेर शाह सूरी अपनी सौतेली माओ से परेशान रहते, जिसकी शिकायत वे कई बार अपने पिता से कर चुके थे। मगर इस मामले को हसन खान, शेर शाह के पिता ने बहुत ही नरमदिली से सुलझाने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि वे अपने पत्नियों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। बस इसी बात से परेशान हो शेर शाह ने अपनी छोटी सी आयु में ही घर छोड़ दिया और पहुंच गए अपने चाचा जमाल खान के पास। जब ये बात उनके पिता हसन खान को पता चली कि शेर शाह जौनपुर के गवर्नर जमाल खान के पास भाग गए हैं, तब उन्होंने जमाल खान को एक खत भेजा जिसमें लिखा था, फरीद मुझसे नाराज होकर बिना किसी वजह के आपके पास आया है। मुझे उसे खुश करने और वापस भेजने की आपकी दयालुता पर पूरा भरोसा है, मगर यदि वह आपकी बात मानने से इनकार करे और वही रुकने की जिद पर अड़ा रहे, तब मुझे विश्वास है कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। आपका हसन खान। मगर इस बात का कुछ खास असर नहीं हुआ। जमाल खान के लाख समझाने के बावजूद भी शेर शाह ने उनके साथ रहने का ही फैसला किया था। अगले कई सालों तक शेर शाह जौनपुर में अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए इतिहास और धार्मिक शिक्षा का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ वे सामाजिक कामों में भी हमेशा आगे रहे। साल 1497 आते आते हसन खान अपने बेटे शेर शाह से मिलने के लिए जौनपुर आते हैं और उन्हें अपने साथ चलने की दरख्वास्त करते हैं। वक्त हर जख्म पर मरहम लगा देता है। शेर शाह के साथ भी कुछ यही हुआ था। ऐसे में वे अपने पिता की बात मान जाते हैं और जौनपुर छोड़कर अपने घर लौट जाते हैं। एट इनिशियल स्टेज उन्होंने कई सोशल रिफॉर्म्स किए, जहां भ्रष्टाचार को कम करना सबसे अहम था। शेर शाह सूरी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी भूमि राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में चल रहे काले कामों को बंद कराना। उन्होंने एक आयोग की स्थापना कराई जो अनाज के अनाधिकृत संग्रह करने वाले व्यापारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। परिणाम स्वरूप भूमि सुरक्षा में एक मजबूती आई, जिस वजह से शेर शाह की लोकप्रियता सैनिकों और किसानों में बढ़ने लगी। इसके बाद शेर शाह को लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी ने आगरा बुलावा भेजा। मकसद था शेर शाह को दिल्ली सल्तनत के एक बहुत बड़े जागीरदार के रूप में प्रस्तुत कराना, मगर ऐसा हो नहीं पाया। उस वक्त लोदी वंश आंतरिक विवादों से भरा पड़ा था, जहां इब्राहिम खान लोदी और उसके भाई बहर खान लोदी के बीच सत्ता को लेकर अनबन चल रही थी। इस बात का फायदा उठाते हुए साल 1526 में काबुल के शासक कहे जाने वाले बाबर ने दिल्ली पर हमला करते हुए लोदी वंश को मिट्टी में मिला दिया। अब दिल्ली पर लोदियों का नहीं बल्कि मुगलों का राज था। ऐसे में शेर शाह सूरी भी मुगलों की सेवा में अपना योगदान देने लगे। वे वहां सैन्य प्रशासक के रूप में काम कर रहे थे। शेर शाह सूरी हमेशा से ये मानते थे कि दिल्ली की गद्दी पर अफगानों का शासन होना चाहिए। लोदी वंश भी एक अफगान वंश था जिसे तुर्की शासक बाबर ने खदेड़ दिया था।
ऐसे में शेर शाह सूरी को मुगलों के साथ काम करते हुए भी उनका शासन कतई मंजूर नहीं था। एक बार उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ बात करते हुए इसके बारे में कहा था, यदि मेरे भाग्य और सौभाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं शीघ्र ही मुगलों को हिंद से खदेड़ दूंगा, क्योंकि युद्ध नीति में अफगान मुगलों से कोसों आगे है। लेकिन अफगानों ने अपनी आंतरिक विवादों के कारण अपने साम्राज्य को अपने हाथों से जाने दिया। चूंकि मैं मुगलों के बीच रहा हूं और उनके आंतरिक आचरणों को जानता हूं, मैंने देखा है कि उनके पास कोई आदेश या अनुशासन नहीं है। इनके सरदार भी यहाँ भ्रष्ट इरादों से काम करते हैं, चाहे मामला सैनिकों का हो या फिर किसानों का। एक अवसर पर मुगल सम्राट बाबर के साथ खाना खाते हुए शेर शाह सूरी के सामने एक ऐसा पदार्थ आया जिसे वे पारंपरिक तरीके से खाना नहीं जानते थे। ऐसे में शेर शाह सूरी ने अपना खंजर निकाला और उस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर उसे खाने लगे। जब बाबर का इस पर ध्यान गया तब उसे शेर शाह सूरी की योग्यता का पता चला। स्थिति को अपने प्रतिकूल कैसे लाना है ये शेर शाह सूरी के उस खाने से पता चल रहा था। इस बात का जिक्र करते हुए बाबर ने अपने मंत्री मीर खलीफा से शेर शाह पर नजर रखने की चेतावनी दी थी। उसने शेर शाह के बारे में आगाह करते हुए लिखा था, शेर शाह पर खास नजर रखी जाए। वो एक चतुर आदमी है जिसके माथे पर राजशाही के निशान नजर आते हैं। मैंने कई अफगान सरदारों को देखा है, लेकिन कोई भी मुझ पर प्रभाव नहीं डाल पाए। मगर जैसे ही मैंने इस आदमी को देखा, मेरे मन में एक अलग सी बेचैनी छाने लगी। इस इंसान में वो सारे गुण हैं जो एक बादशाह होने के लिए काफी है। ऐसे में एहतियात बरते और जरा भी शक होने पर सीधे शेर खान को कैद करे। बाबर। जब ये बात शेर शाह सूरी को पता चली कि बाबर उन्हें अब शक की निगाहों से देख रहा है, तब उन्होंने वहां से निकल जाने में ही अकलमंदी समझी। 1528 में आगरा छोड़ने के बाद वे अपने पिता के जहांगीर बिहार पहुंचे। बिहार के शासक सुल्तान मोहम्मद ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की और एक उपनेता के तौर पर रियासत का कारोबार सौंपा। साथ ही साथ वे सुल्तान के बेटे जलाल खान के संरक्षक भी थे। एक दिन जलाल खान शिकार करने की मंसूबे से जंगल में गया था। शेर खान भी उनके साथ थे। शिकार की खोज में जलाल खान शेर खान से थोड़ा दूर खड़ा था। ऐसे में झाड़ियों से एक बड़ा शेर जलाल खान की तरफ झपट्टा मारता है। उस खूंखार शेर को अपने इतने नजदीक पाकर जलाल खान अपने आखिरी दिनों को याद करने लगा था। मगर इसी बीच शेर खान बीच में आते हुए उस शेर को पकड़कर अपने मजबूत बाहों से मार डालते हैं। उनकी इस दिलेरी को देख जलाल खान शेर खान से बहुत खुश हुए। इस कार्य को मद्देनजर रखते हुए उन्हें शेर शाह यानी शेरों का बादशाह के नाम से नवाजा गया। खैर, उधर आगरा में बाबर की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी को उसके बेटे हुमायूं ने संभाला था। हुमायूं हमेशा से बंगाल को जीतने की चाह में था, लेकिन इसके बीच में शेर शाह सूरी का इलाका पड़ता था। शेर शाह सूरी अब इतने ताकतवर हो गए थे कि उनके दुश्मन तो क्या, उनके घोड़े भी उनसे खौफ खाते थे। ऐसे में हुमायूं को अगर बंगाल को अपने कब्जे में करना है तो उसे सबसे पहले शेर शाह नाम के इस बला से लड़ना पड़ता। इसी मंशा के साथ हुमायूं ने शेर शाह से लड़ाई करने का मन बना लिया। ये साल था 1537 का, जब हुमायूं और शेर शाह की सेना उत्तर प्रदेश के चौसा में आमने सामने थी। लड़ाई से पहले हुमायूं ने अपना एक दूत शेर शाह के खेमे में भेजा। जब हुमायूं का दूत मोहम्मद अजीज अफगान खेमे में पहुंचा तो उसने देखा कि शेर शाह कड़ी धूप में अपनी आस्तीन को ऊंचा किए लकड़ी काट रहे हैं। एक आम आदमी की तरह ही जमीन पर बैठकर उन्होंने हुमायूं का संदेश सुना। अजीज ने ही दोनों के बीच समझौता करवाया, जिसमें यह तय हुआ कि मुगलिया झंडे के तहत बंगाल और बिहार शेर शाह सूरी को दे दिए जाएं, जहां वे वहां एक गवर्नर के रूप में काम करेंगे। मगर यह समझौता ज्यादा देर तक नहीं चला। परिणामवश इसके कुछ ही सालों बाद यानी 17 मई 1540 को हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कन्नौज में एक और भिड़ंत हुई। हुमायूं की सेना शेर शाह सूरी के सेना के मुकाबले काफी बड़ी थी। जहां शेर शाह के पास केवल 15,000 सैनिक थे, वहां हुमायूं के पास 40,000 से भी ज्यादा सेना थी। मगर फिर भी हुमायूं के कुछ सरदारों ने बगावत करते हुए अपने सैनिकों के साथ शेर शाह की सेना में जाने का फैसला किया, जिस वजह से बिना एक भी सैनिक गंवाए शेर शाह सूरी हुमायूं से ये जंग जीत गए। जब हुमायूं वहां से भागने लगा तब शेर शाह ने उसका पीछा करने के लिए अपने सीपे सलार ब्रह्मदत्त गौड़ को एक बड़े
दस्ते के साथ भेजा। गौर को ये निर्देश थे कि हुमायूं से लड़ने के बजाय उसका पीछा करे। उधर हुमायूं अपने बचे कुचे सैनिकों के साथ जैसे तैसे आगरा पहुंचा। आगरा पहुंचकर उसने अपनी बेगम और कुछ धन के साथ मेवाड़ के रास्ते लाहौर की तरफ शिरकत की। कुछ दिनों बाद शेर शाह भी आगरा पहुंचे और उन्होंने अपने कई सरदारों को हुमायूं के पीछे लगाया। मगर इस वक्त हुमायूं शेर शाह की पहुंच से बहुत दूर निकल गया था। लाहौर के बाद वो जाता है सिंध और वहां से जाता है ईरान। इस दौर को हुमायूं के साथ साथ मुगलों का वनवासित दौर भी कहा जाता है, जहां आने वाले 15 सालों तक मुगल वंश दिल्ली की गद्दी से महरूम रहा। दिल्ली पर अब सूरी वंश का शासन था, जिसके बादशाह थे शेर शाह सूरी। सत्ता पर आते के साथ ही उन्होंने कई सोशल रिफॉर्म्स किए, जिसमें सड़कें और सराय बनवाने का काम सबसे अहम था। शेर शाह ने सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए ताकि मुसाफिरों को ठंडी छांव मिल सके। हर 2 कोस पर सराय बनवाए ताकि लोग वहां ठहर सके। साथ ही साथ वहां 2 घोड़े भी तैनात किए जो आपातकालीन स्थिति में लोगों की मदद कर सके। शेर शाह के प्रशासन की सफलता में इन सड़कों और सरायों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। उनके राज में अधिकारियों का अक्सर तबादला किया जाता था ताकि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सके। अपने 5 साल के छोटे से कार्यकाल में भी शेर शाह का स्थापत्य कला में का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने दिल्ली में पुराना किला बनवाया। उनकी मंशा इसे दिल्ली का छठा शहर बनवाने की थी, मगर ऐसा हो नहीं पाया। एक पुराने इतिहासकार शेर रुज़ल्ला मुस्तकी अपनी किताब वकीयत मुश्तकी में शेर शाह के बारे में लिखते हैं, शेर शाह अपने लोगों के लिए एक पिता का दर्जा रखते थे। वे हमेशा असामाजिक तत्वों के प्रति काफी सख्त थे, लेकिन दबे कुचले लोगों और शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के प्रति उनके मन में बहुत दया और प्यार था। उन्होंने हर दिन भूखे लोगों के खाने के लिए 500 तोले सोने को बेचने से मिलने वाली रकम तय कर दी थी। उन्होंने ये नियम बनवाया था कि वे जहां कहीं भी रुके हो वहां के लोगों को खाना मुहैया कराया जाए। सभी को आदेश थे कि शाही बावर्ची खाने में आने वाले हर शख्स को खाना खिलाकर ही भेजा जाए। शेर शाह ने कभी भी अत्याचार करने वाले इंसान का साथ नहीं दिया, चाहे वो उनका करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। उनका प्रशासन बहुत चुस्त था। ऐसे में जिस जगह अपराध होते वहां अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। उनके दयालु वृत्ति के कई प्रमाण मिलते हैं। जब वे हुमायूं की हार के बाद पहली बार आगरा पहुंचे तब वहां की मुगलिया स्त्रियों और बेगमों ने उनके सामने सर झुकाए। ऐसे में शेर शाह सूरी ने उन महिलाओं का सम्मान करते हुए बिना किसी जाति के उन्हें आगरा से निकल जाने की अनुमति दे डाली। शेर शाह ने हमेशा इस बात का भी ख्याल रखा कि उनकी सेना के पैरों तले किसानों के खेत न रौंदे जाए। अगर उनकी सेना की वजह से खेतों को नुकसान पहुंचता था तो वे अपने अमीरों को भेजकर किसानों को तुरंत नुकसान का मुआवजा दिलवाते थे। अपने सैनिकों के साथ भी उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। यही वजह थी कि उनके सैनिक उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अपने निजी जीवन में एक कट्टर मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी हिंदू प्रजा के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। उन्होंने पहली बार यह सोचा कि किसी भी सरकार को अपने प्रजा के प्रति हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। बाद की किसी भी सरकारों ने, जिसमें कुछ हद तक अंग्रेज भी शामिल है, ये समझने की बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई। शेर शाह के कई मिलिट्री कैंपेन्स में सबसे अहम थी कालिंजर के किले को अपने अधीन करना। ये साल था 1544 का, जब शेर शाह ने कालिंजर के किले के भीतर अपना घेरा डाला। शेर शाह के कालिंजर को घेरने की वजह वीर सिंह बुंदेला थे, जिन्होंने शेर शाह को नाराज किया था। लेकिन इसी बीच वीर सिंह बुंदेला कालिंजर के राजा के यहाँ शरण लेते हैं। ऐसे में शेर शाह उस राजा से बुंदेला को सौंपने की गुजारिश भी करते हैं, मगर वो राजा मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में शेर शाह कालिंजर पर हमला करने की तैयारी में जुट जाते हैं। कालिंजर का किला समुद्र की सतह से 1230 फीट की ऊंचाइयों पर था। ऐसे में शेर शाह ने उस किले को घेर कर सुरंगें और ऊंची मीनारें बनवाने का काम शुरू कर दिया। जब सारी तैयारी पूरी हुई तब यह तय हुआ कि 22 मई 1545 को किले पर हमला बोला जाएगा। हमले का नेतृत्व करते हुए शेर शाह सेना के सबसे आगे खड़े थे। इसके बारे में एक अब्दुल कादिर बदायूं का बयान सबसे काबिले तारीफ है।
जब दरिया खान बम लेकर आए तो शेर खान ऊंचे स्थान से नीचे उतर आए जहां से वे तीर चला रहे थे और उस जगह पर खड़े हो गए जहां बम रखे हुए थे। उन्होंने बम के पतीले में आग लगाकर उन्हें किले के अंदर फेंकने के आदेश दिए। जब सैनिक इन बमों को किले के अंदर फेंक रहे थे तब एक बम किले की दीवारों से टकराकर वापस लौटा और उस स्थान पर फट गया जहां बाकी बम रखे हुए थे। बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और चारों तरफ आग लग गई। इस एक्सीडेंट की वजह से शेर शाह करीब करीब आधे जल चुके थे। इस हाल में उन्हें शिविर के बीचों बीच लाया गया। शेर शाह ने उसी हाल में अपने सिपह सलार को यह आदेश दिए कि उनके जिंदा रहते किले पर फतेह पाई जाए। अपने सेनानायक के हुक्म को अमल में लाते हुए उस सिपह सलार ने किले पर चारों ओर से हमला करना शुरू कर दिया। शेर शाह के सैनिक भूखे शेर की तरह किले पर टूट पड़े। इस हाल में भी शेर शाह को जैसे ही थोड़ा होश आता वे चिल्लाकर अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते। जब उन्हें कोई देखने आता तो वो उनसे कहते कि यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय लड़ने जाओ। दोपहर आते आते सैनिकों ने किले पर अपना कब्जा जमा लिया था। जब यह खबर शेर शाह को सुनाई गई तब उस तकलीफ और दर्द में भी उन्हें संतोष और खुशी की राहत मिली। इसी खुशी और संतोष के साथ 22 मई 1545 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हम इतिहास पढ़ते समय हमेशा महानता और शौर्य को ढूंढते हैं। ऐसे में धुंधले अक्षरों में लिखी शेर शाह सूरी की इस कहानी को भी याद करना हमारा फर्ज बनता है। बस इसी छोटी सी कहानी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा, मगर जाते जाते एक आसान सा सवाल जरूर पूछूंगा। दोस्तों, इतिहास में हेमचंद्र विक्रमादित्य की कहानी भी कुछ हद तक शेर शाह सूरी जैसी ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि राजा हेमचंद्र मुगलों को खदेड़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे। तो आपके लिए सवाल यह है कि राजा हेमचंद्र ने दिल्ली पर कब्जा पाने के लिए किस मुगल बादशाह के साथ लड़ाई की थी? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।